हाँ जी, अब इस पॉइंट पे हम बैठे थे कि विदेशी सम्राट, राजदूत या इस तरीके का कोई भी प्रतिनिधि जो है, जो विदेशी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर आप भारतीय न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकते। ये रूल है, इसीलिए इनके साथ अनुबंध भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों को ये अधिकार है कि ये अपनी इच्छा अनुसार भारत में अनुबंध कर सकते हैं और उसे भारतीय न्यायालयों में लागू करवा सकते हैं। कमाल की बात है, देखो फिर से देखो, स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। इन लोगों पर हम लोग भारतीय न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को अधिकार है कि ये अनुबंध करें अपनी इच्छा से और ये हम पर मुकदमा कर सकते हैं। मतलब भारत में अनुबंध भी कर सकते हैं और भारतीय न्यायालय में वो लागू भी करवा सकते हैं। मतलब उनको तो राइट दे दिया, पर हमें राइट नहीं दिया। और एक बात और है कि इन लोगों पर कोई भी वाद प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी भी विदेशी राजा, सरकार या प्रतिनिधित्व के लिए। और वो परिस्थितियाँ क्या हैं, मतलब किन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती हैं, वो ये है। नंबर 1 कि अगर मुकदमा चलाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दूसरे पर, अब जैसे हमारे देश में एक व्यक्ति है, उसने ऐसे किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, हालांकि कर नहीं सकता, और अगर वो मुकदमा चलाना चाहता है उस व्यक्ति पर, तो उसको केंद्र सरकार की आज्ञा लेनी होगी। पर कंडीशन क्या है कि जो व्यक्ति मुकदमा चलाना चाह रहा है उस एक मिनट, जब मुकदमा चलाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर दूसरे देश के राजा ने भारतीय न्यायालय, मतलब हमारे देश का अगर कोई पर्सन है और उसके ऊपर दूसरे देश के राजा ने या सरकार ने हमारी ही कोर्ट में मुकदमा चला रखा है, तो फिर हम लोग भी एक तरह से इस प्रोसीजर में आगे आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है, अगर विदेशी राजा या उसका कोई भी एजेंट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है। ये थोड़ा सी ना 2-3 पॉइंट थोड़े टिपिकल से हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों को स्किप भी करना चाहें ना, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, आप यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही अच्छे से डिस्कस कर लीजिए कि विदेशी सम्राट, राजदूत और प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र, मतलब वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, इसलिए उनके ऊपर हम मुकदमा नहीं चला सकते। इसलिए उनके साथ अनुबंध जो किया जाएगा वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल को देखो कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो एक तरह से दोनों देशों की रेपुटेशन का सवाल होता है। आप इस पॉइंट को बस इतना ही रखिए। ये 3 चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, इनको रटना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक कोई चीज़ें प्रैक्टिकली हमको हमारी समझ में सामने ना आए ना, तब तक हम इस बात को क्लियर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है, देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी इंडियन कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकते। अब जब आप किसी पर मुकदमा नहीं चला सकते तो उस बंदे के साथ फिर अनुबंध भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुबंध करने का मतलब होता है कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न करना। अब सामने वाले ने अगर अपने दायित्व नहीं निभाए तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो ना कोर्ट में। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति है तो भारतीय राष्ट्रपति को तो आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, हमारा तो रूल यही कह रहा है। तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध भी नहीं किया जा सकता। ओके, फिर आ रहा है ऊंचे पेशे वाले व्यक्ति। पेशे का मतलब प्रोफेशन से है बेटे, जैसे बैरिस्टर, जिसको आप लॉयर भी बोलते हो, वकील बोलते हो। पहले क्या होता था, वकील जो होते थे वो अपनी फ़ीस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेचारों को शांति से बैठना पड़ता था। अगर कोई फ़ीस दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे। लेकिन बाद में बार काउंसिल एक्ट 1927 हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके बाद अब एडवोकेट्स को, वकीलों को ये ऑथोराइज़ कर दिया गया कि आप अपना, एक तो पहले अपना पंजीयन, यानी कि आप एडवोकेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उसके बाद क्या आप और उसके बाद आप अस्तित्व में आ जाएंगे एक तरीके से। फिर आप अपनी फ़ीस के लिए बात प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट केस कर सकते हैं। तो पहले क्या था बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट्स जो होते थे वो, उनके साथ अनुबंध करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि या वो अनुबंध कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनको न्यायालय में जाने का राइट ही नहीं दे रखा था। लेकिन अब दे रखा है अपनी फ़ीस के लिए। ऐसे ही डॉक्टर्स होते थे, पहले डॉक्टर्स को भी फ़ीस के लिए कोर्ट में जाने का राइट नहीं था। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद मेडिकल काउंसिल में इन लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे वो बार काउंसिल था, ऐसे मेडिकल काउंसिल है। उसके बाद ये प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब डॉक्टर्स अपनी फ़ीस के लिए बात प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार का कोई प्रतिबंध बेटा नहीं है। ओके,
नेक्स्ट आ रहा है वैधानिक स्थिति के कारण अयोग्यता। अब आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे आप कैदी हो। कैदी का मतलब अगर आप जेल में हो तो जब तक जेल में रहोगे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन जेल से भाग नहीं जाओगे, जिस दिन जेल से बाहर आ जाओगे, मतलब आपकी सज़ा पूरी हो जाएगी, उस दिन आप अनुबंध कर सकते हो। दूसरा दिवालिया। दिवालिया वो व्यक्ति होता है जिसकी एसेट्स नहीं है और लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने लायक नहीं रहा, इसलिए उसे दिवालिया घोषित करिए। मतलब कहते हैं उसका दिवाला निकल गया। आपने सुना होगा कभी कि बंदे का दिवाला निकल गया, मतलब वो दिवालिया हो गया। ऐसा व्यक्ति भी क्योंकि असमर्थ हो जाता है, पहले ही उसके पास बेचारे के पास अपने दायित्वों को पे करने के लिए कुछ नहीं है, आगे आने वाले समय का तो पता नहीं, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता तब तक आप उसके साथ कोई नया अनुबंध आप नहीं कर सकते। फिर आ रहा है कंपनी। कंपनी का मतलब वही कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जो जिसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो शेयर्स डिवेंचर्स में काम करती है, जो ज़रूरी नहीं है शेयर्स हों, शेयर्स के बगैर भी कई कंपनीज होती हैं, और जो अलग से जिसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, जिसका एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। ऐसी कंपनी आप कहोगे कि अरे ये कैसे कि कंपनी नहीं कर सकती, कंपनियां तो दुनिया भर की चल रही हैं इंडिया में, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती? डेफिनेटली वो करती हैं बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी जो है अनुबंध कर सकती है, बट उसके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और पार्षद अंतर नियम, जिसे आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, इसमें ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं कंपनी को। उन अधिकारों के अंदर ही रहकर ये अनुबंध कर सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती, अधिकारों के बाहर कोई अनुबंध नहीं कर सकती। तो कंपनी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि अनुबंध तो कर सकती है बट अधिकारों के अंदर रहकर। फिर आ जाती हैं मैरिड वीमेन। मैरिड वीमेन होती हैं जो स्त्रियां या जो लेडीज़ जिनकी शादी हो चुकी हो। अभी शादी के बाद क्या वो अनुबंध कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसा या वो कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड ने उनको दे रखी है, मतलब एक तरह से घर चलाने के लिए, उस पैसे का, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकती वो। हाँ, उन्होंने अपनी कोई सेविंग्स रखी है, उनके घर से, उनके फादर से कुछ मिला हुआ है, जो जिसे आप स्त्री धन बोल सकते हो, अपने स्त्री धन से वो अलग एक इंडिपेंडेंट अनुबंध कर सकती हैं, उसका लेन देन कर सकती हैं। पति के धन में से जो है वो अनुबंध नहीं कर सकते, क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन अगर पति अलग रह रहा है, हस्बैंड अलग रह रहा है, उसका पालन पोषण करने के लिए पैसा दे रहा है, वो पैसा उसका अपना हो गया, उससे वो अनुबंध कर सकती है। और अगर वो इकट्ठे भी रह रहे हैं और हस्बैंड जो होता है वो घर में पालन पोषण करने के लिए इनकार कर देता है, तो ये सभी पर लागू होता है कि भाई अब उसको ज़िंदगी तो काटनी है ना, उसको बेसिक नीड्स तो है ना, उसकी रोटी कपड़ा मकान उसकी बेसिक नीड्स हैं। तो इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो अब उस पति के नाम से मतलब उधार भी ले सकती है, क्योंकि भाई अब या तो देखो शादी के बाद दो सीन हो सकते हैं, या तो बंदा अलग हो गया, डिवोर्स हो गया, तो फिर हस्बैंड को कोर्ट ये कहती है कि भाई इतना पैसा आपने वाइफ को देना है, और उस पैसे का वाइफ क्या करेगी, पति का कोई मतलब नहीं है उस बात में, ठीक है। उस पैसे से वो बिज़नेस भी कर सकती है, उस पैसे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर साथ में रहते हुए वो पालन पोषण के लिए जो पैसा देता है वो नहीं उसका इस्तेमाल और किसी काम के लिए कर सकती है, वो सिर्फ घर के चीज़ों के लिए कर सकती है, या हस्बैंड की परमिशन से ही कर सकती है। ये एक्चुअली एक तरह से एक रूल बना हुआ है। लेकिन अगर वो अलग अलग रह रहे हैं और हस्बैंड ने उसके पालन पोषण का जिम्मा ले रखा है और उसके बावजूद भी वो उसका नहीं कुछ दे रहा, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकती है, और कोर्ट के थ्रू जो उसको पैसा मिलता है या प्रॉपर्टी मिलती है, वो प्रॉपर्टी की वो अकेली स्वामिनी है, और वो उसके संदर्भ में कोई भी अनुबंध बेटा कर सकती है। तो आज हमने पढ़ा है कि अनुबंध कितने तरीके, अनुबंध करने के लिए क्षमता का मतलब क्या है। ये अयोग्यता या योग्यता 3 बेसिस पर डिसाइड होती है, जिसमें एक है माइनर, और दूसरा है फिर उसके बाद अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, और तीसरा है वो व्यक्ति जो अन्य अयोग्य व्यक्ति हैं, जिसमें विदेशी शत्रु हैं, सम्राट हैं, राष्ट्रपति है, बैरिस्टर हैं, चिकित्सक हैं, कैदी हैं, दिवालिया हैं, कंपनी है, और मैरिड विमेन है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम है बेटा वो आप मेरे साथ ले सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।